श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास शो हमें फिक्र है आपके में। कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों ने एक बार फिर से दुनिया की चिंता बढ़ा दी है और कोरोना से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से चीन, जापान, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया और अमेरिका, इसके साथ ही ब्राजील जैसे देशों में एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। मरीजों के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मीटिंग बुलाई और जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो चलिए आज हम आपको लक्षणों के साथ साथ कैसे कोविड से बढ़ते हुए मामलों से बचाव करना है और इन सब की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब भी हमारे एक्सपर्ट्स आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल शर्मा, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर दीपक प्रजापत, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ हैं और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। सर, आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। तो आज हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि कैसे कोविड के बढ़ते हुए मामलों से बचाव किया जा सकता है और साथ ही अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, किसी तरीके की परेशानी है जिससे आप जूझ रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, वो भी हम आपको बता देते हैं, 0120715386, 012071538787। और आइए अब सीधा रुख कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स का। हमारे साथ आज 3 एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर राहुल, आपका मैं रुख करूंगी और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फिलहाल क्योंकि कोरोना जो है पिछले 2 सालों में काफी तबाही मचा चुका है, थोड़ी सी राहत मिली थी और एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। हालांकि इंडिया में मामले बहुत ज्यादा फिलहाल नहीं है, लेकिन ये भी रिपोर्ट में सामने आया है कि ओमिक्रॉन के कई सब वेरिएंट्स अब पाए गए हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर राहुल, आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल इंडिया में कौन कौन से ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स पाए गए हैं और कितने प्रभावित हैं, ये जो वेरिएंट्स पाए गए हैं वो फिलहाल कितने प्रभावित हैं? सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो सबसे पहला वेरिएंट आया था जिसने थर्ड वेव लाई थी, उसमें बहुत सारे नंबर, अगर हम नंबर की बात करें तो इंडिया में सेकेंड वेव से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए थे। लेकिन क्योंकि उस वक्त हमारे पास वैक्सीनेशन एक हथियार के रूप में आ गया था, लोगों ने काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन करवा लिया था, तो उसके बाद वो हालत हमें देखने को नहीं मिली थी जो हॉस्पिटल्स में सेकेंड वेव में देखने को मिली थी। हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं थे, लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हुए थे, घर पे ही लोग ठीक हो गए थे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिंपल अपने आसपास के जो फैमिली डॉक्टर्स थे, चेस्ट स्पेशलिस्ट थे, उनसे ही उन्होंने सलाह ली थी। लेकिन उसके बाद जो कोविड वेरिएंट है वो अपना प्रारूप बदलता रहा है। जो सबसे लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है जिसमें B.7 की बात हम कर रहे हैं, जिसने कि जैसा कि न्यूज़ के द्वारा हमें पता चल रहा है कि चीन में बहुत सारा प्रॉब्लम आया हुआ है, उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गया, जिसका चीन की सरकार ने कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए हैं कि चीन की सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन ऐसे ही केसेस बाकी कंट्रीज में भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी इन्फेक्टिविटी तो है लेकिन सिवियरिटी बहुत कम है। हमारे यहाँ पे भी जैसे इंडिया में देखा हमने 4 से 5 केस डिफरेंट स्टेट्स में देखे गए हैं, जिनमें से किसी भी केस को एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी। माइल्ड कोविड सिम्टम्स थे, कॉफ कोल्ड की तरह इनके सिम्टम्स थे और मैक्सिमम लोग घर पर ही ठीक हो गए हैं। ये अलर्ट आई थिंक दिसंबर में जारी किया गया था, जबकि चीन के कुछ वीडियोस सामने आए थे जो कि अगेन सोर्स उनका नहीं पता है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वो वीडियो नहीं जारी किए गए थे। लेकिन उसके बाद से जितने भी अलर्ट हैं सारे हॉस्पिटल अलर्ट्स में हैं। हम लोग प्रॉपर स्क्रीनिंग अपने पेशेंट की कर रहे हैं जब भी कफ एंड कोल्ड आ रहा है, लेकिन कोई भी मामला अभी तक कोविड का ऐसा देखने में नहीं आया है जिसमें उसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो या सिकनेस बहुत ज़्यादा हो। लेकिन यस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू बहुत हद तक हमारी सोसाइटी में और हमारे एरियाज में आजकल फैले हुए हैं, जिसके लिए हमें उतनी ही
प्रिकॉशन लेनी है जितनी कि हम कोविड के लिए लेते हैं, क्योंकि वो एक आदमी से दूसरे आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। जी ठीक है। डॉक्टर दीपक, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से डॉक्टर राहुल ने अभी बताया है कि जो भी कोरोना के केसेस फिलहाल सामने आए हैं ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, अब ऐसे में बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत हमें है। ऐसे में हमें कौन कौन से वैसे जो सिम्टम्स हैं वो उन मरीजों में निकल कर सामने आए हैं जिसे देखकर हमें ये पता लगा सके हम कि जो कोरोना के वेरिएंट जो लक्षण है ये कोरोना के हैं, तो ऐसे ये सिम्टम्स कौन कौन से सामने आ रहे हैं? देखिए, अभी जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का आया है, जैसे कि डॉक्टर राहुल ने बताया BF.7, इसके अंदर जो नॉर्मल सिम्टम्स जो देखने को मिल रहे हैं उसमें लो ग्रेड फीवर आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर भी कुछ लोगों में हो रहा है, सिर में दर्द रह रहा है, सूखी खांसी आ रही है, सांस फूलने में सांस की तकलीफ लोगों को हो रही है, कुछ लोगों को, ऑल्दो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं हुई है, लेकिन जो लोग पहले से एस्थमेटिक हैं या फिर COPD के पेशेंट्स हैं उन लोगों में सांस की भी तकलीफ हो रही है। इसके अलावा गले में दर्द होना, आँखों में जलन होना, शरीर का थका थका सा रहना, शरीर में दर्द रहना और डायरिया, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो नए जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के सिम्टम्स आ रहे हैं अभी सामने। दूसरा ये कि अब ये सिम्टम्स अगर हैं किसी भी व्यक्ति को तो ये कॉमन कोल्ड के भी हो सकते हैं, जो नॉर्मल फ्लू वायरस है उसमें भी इसी तरीके के सिम्टम होते हैं, लेकिन हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि डॉक्टर राहुल ने बताया कि सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं, लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं, लेकिन एक जो हाई रिस्क कैटेगरी है, जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के हैं, या जिन्हें किडनी की समस्या है, जिन्हें हार्ट की समस्या है, वो लोग थोड़े से हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, या फिर वो लोग जिनके अंदर ऑलरेडी एस्थमा की प्रॉब्लम है, COPD के पेशेंट्स हैं या ILD के पेशेंट्स हैं, उन लोगों में अगर माइल्ड भी कोविड हो रहा है तो उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और पेशेंट क्रिटिकल भी हो सकते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, ठीक है। हमारे साथ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी जुड़े हैं। डॉक्टर राम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि लंबे वक्त से ये कोरोना का जो हमने दौर देखा, ऐसे में एक तरफ जहां पर मेडिकल साइंस के थ्रू इलाज चल रहा था, दूसरी तरफ आयुर्वेद ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अपना उस समय अदा किया था। काफ़ी सारे घरों में लोग चाय को छोड़कर काढ़ा पीने लग गए थे, और वो जो काढ़े की आदत है वो अब तक भी लोगों ने अपने आम दिनों में अपनी दिनचर्या में शामिल की हुई है। तो ऐसे में ये जानना आपसे चाहूँगी कि अब ऐसे कौन कौन से आयुर्वेद और या फिर काढ़े की अगर बात की जाए, तो जैसे कि जो नया कोरोना का सब वेरिएंट है जो दस्तक दे रहा है, तो ऐसे में क्या हम अपने खान पान में शामिल करें, और क्या ऐसा काढ़ा या ऐसा बता सकते हैं जिससे कि कोरोना से अगर कोई सिम्टम्स नज़र भी आ रहे हैं तो उसमें कमी आ सके या फिर से हम स्वस्थ हो सकें? देखिए, आपने बहुत सुंदर बात की है, सब कुछ तो आपने ही बता दिया। अभी मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा। सर्दी का मौसम है भारत में जी। और आयुष मंत्रालय ने भी एक आयुष काढ़ा करके औषधि थी, तो बहुत सारी कंपनियों ने भी बनाई है। उसमें अश्वगंधा, गिलोय, ड्राई जिंजर यानी सौंठ, काली मिर्च और आपका दालचीनी का पाउडर आदि मिलाया गया, जिसमें तुलसी पत्र भी है जी। लोगों को उसकी आदत भी हो गई है। चाय की बजाय मैं कहूँगा जो आयुष मंत्रालय ने काढ़ा लोगों को बताया है, बाजार में बहुत सारी कंपनियों का अवेलेबल है, तो चाय की बजाय दिन में 1 से 3 कप तक आवश्यकता अनुसार उसको पिया जा सकता है। दूसरी बात, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किसी भी अच्छी कंपनी का च्यवनप्राश भी 1-1 चम्मच सुबह शाम लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे सांस फूलना, सर में दर्द रहना, थकान, बुखार, तो उनके लिए बहुत साधारण सी दवाइयां हैं। महासुदर्शन घनवटी और आपका गिलोय घनवटी, दोनों में से बड़े लोगों को 1-1 गोली दिन में 3 बार, बच्चों को 1 गोली पीसकर दिन में 3 बार, सब सस्ती दवाई। अगर किसी को बहुत ज्यादा समस्या है, कोई बहुत ज्यादा क्रोनिक एस्थमेटिक लोग हैं, तो स्वर्ण भूपति रक्त नाम से एक दवाई बाजार में आती है, बहुत अच्छी दवाई है। 1-1 गोली च्यवनप्राश के साथ लेने से बहुत उत्तम काम करती है। अगर किसी को गला भी दुख रहा है, फेफड़ों में बलगम भी है और सांस लेने में भी परेशानी हो रही है, तो साथ में स्वास्थ्य चिंतामणि रस की भी 1-1 गोली ली जा सकती है। ये सभी दवाइयाँ बिल्कुल दोष रहित है, हानि रहित है, और इनका बहुत अच्छा और तत्कालिक प्रभाव होता है। अब वो समय चला गया है जब लोग कहते थे कि आयुर्वेदिक दवाइयों से देर में काम होता है। अब बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी बना दी है जिनमें दवाइयों के एक्सपेक्ट यूज किए जा रहे हैं, यानी दवाइयों का सूक्ष्म रूप, तो तत्काल ही प्रभावी होती है। जी बिल्कुल,
ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा वक्त हुआ और हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो थे, बड़ी संख्या में लोग जो थे वो कोरोना के शिकार हुए हैं। अब ऐसे में हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, अगर उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी है जिससे वो लगातार जूझ रहे हैं तो वो हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल रख सकते हैं, तो उनका भी रुख कर लेते हैं। कॉलर्स हमारे साथ हैं जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, तो फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राहुल, आपके पास आऊँगे। जिस तरीके से ये कोरोना के मामले सामने आए, सिम्टम्स लगातार देखने को मिल रहे थे, लेकिन कोविड ठीक होने के बाद भी, कोरोना जो पेशेंट्स थे उनके ठीक होने के बाद भी कई सिम्टम्स ऐसे हैं, कई परेशानियां ऐसी हैं जिससे कि वो लगातार जूझते रहे। मतलब कोरोना से ठीक होने के काफ़ी समय बाद तक भी उन्हें कुछ परेशानियां हुई, जैसे कि अक्सर ये सुनने को मिला कि उन्हें बॉडी पेन रहने लगा या फिर सांस लेने में दिक्कत रहने लगी। तो इस तरीके की ये जो परेशानी है वो यहाँ पर क्या नॉर्मल है या फिर उन्हें और ज़्यादा अपना इलाज करवाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है? आई थिंक जो हम ये बात कर रहे हैं कि लोगों को पोस्ट कोविड भी कुछ इफेक्ट रह गए हैं, जिनको लॉन्ग कोविड सिंड्रोम में किया जाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें कुछ लोगों की एलर्जीज़ बढ़ गई हैं। हमने देखा है कि 30 से 40% लोगों में जिनको पहले कभी एलर्जीज़ नहीं होती थी, उनको एलर्जिक सिम्टम्स आ गए हैं, जिसमें फ्रीक्वेंट खांसी, कॉफ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जिन लोगों को सीवियर डिसीज़ हुई थी उनको मसल वीकनेस बहुत आ गई है, कुछ लोगों में फाइब्रोसिस के सिम्टम्स रह गए हैं, कुछ लोगों को न्यूरोकॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स आ गई हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि उसके बाद वीकनेस हो गई है, लेथार्जी रहती है, काम करने का मन नहीं करता है, पुअर कंसंट्रेशन है। तो सिम्टम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है आपको। उसके लिए इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, लेकिन यस, अगर आपको मसल डिकंडीशनिंग है तो रिहैबिलिटेशन बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको एलर्जिक सिम्टम्स आ गए हैं तो आपको अपने लंग फंक्शन टेस्ट कराने हैं, एलर्जिक स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी है। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी वीकनेस और पुअर कंसंट्रेशन हो गए हैं, तो रिहैबिलिटेशन, योगा जैसी चीज़ें, एक्सरसाइज, ये सब बहुत हेल्प कर रही हैं। बट जैसा कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट यस, इन प्रॉब्लम से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली सफ़र कर रही है। सो उस चीज़ में हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेने की ज़रूरत होती है, जिसमें अच्छा खान पान, अच्छी एक्सरसाइजेज, वैक्सीनेशन एंड उसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक सिम्टम है तो उससे रिलेटेड दवाइयों से इलाज किया जा सकता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव माइंड फ्रेमवर्क है और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी है, जिससे बहुत हद तक हम इन सारे सिम्टम्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है डॉक्टर, आपके पास फिर से आऊंगी। कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी मैडम, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल है कि जैसे कोरोना हुआ है, तो कोरोना होने के बाद 1 साल हो गया, लेकिन जो कफ एंड कोल्ड या ऐसे सिचुएशन है वो बहुत ही फ्रीक्वेंट हो गई है मेरी मम्मी को। तो ये पोस्ट कोविड इफेक्ट है या फिर ये जो अभी मौसम या वायरल है, ये उस वजह से? जी डॉक्टर दीपक, देखिए, यदि आपकी मदर को बार बार खांसी की प्रॉब्लम हो रही है तो जैसे डॉक्टर राहुल ने बताया कि लॉन्ग कोविड सिंड्रोम का एक ये हिस्सा हो सकती है, क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा है कि एलर्जीज़ की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ गई है, तो ये एस्थमा हो सकता है। दूसरा, अगर ये सीजनल कॉफ है तो उसके लिए भी एक रेगुलर चेकअप डॉक्टर से बहुत ज़रूरी है, ताकि लंग्स की स्क्रीनिंग हो सके, यदि कोई इन्फेक्शन है या ये एलर्जी की समस्या है उसका निवारण हो सके। इसके अलावा यदि घर पे कुछ ट्रीटमेंट किया जा सकता है तो उसमें आप स्टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस ली जा सकती हैं, लेकिन वही कहूँगा कि डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ज़रूर एक बार सलाह ज़रूर लें। जी डॉक्टर दीपक, जैसे कि आपने बताया कि अगर लंग्स में दिक्कत हो रही है, रेस्पिरेटरी में अगर दिक्कत है, तो लंग्स की स्क्रीनिंग के लिए हमें क्या कुछ प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करना होगा या क्या टेस्ट इसके लिए? देखिए, लंग्स की स्क्रीनिंग के लिए सबसे पहला टेस्ट होता है चेस्ट एक्सरे। अगर चेस्ट एक्सरे ठीक है और उसके बाद भी आपने कुछ इनिशियल दवाइयाँ दी और पेशेंट की खांसी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो लंग फंक्शन टेस्टिंग, जिसे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, वो एक टेस्ट करने की ज़रूरत होती है, ये देखने के लिए कि लंग्स की कैपेसिटीज़ कितनी है और लंग्स में सांस की नली में सूजन है कि नहीं है, जो कि एस्थमा का सिम्टम हो सकती है। जी ठीक है। इसके अलावा अगर और भी समस्या है तो आप अगर बलगम आ रही है किसी पेशेंट को तो बलगम की जाँच करवा सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे एलर्जी के लिए आइडिया लगता है कि पेशेंट के ब्लड में एलर्जी का लेवल कितना है और
आगे आने वाला जो समय होगा उसमें कितने सिम्टम्स उनको रह सकते हैं जी। तो उसके आधार पर उनका ट्रीटमेंट मॉडिफाई किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर रामकुमार, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि पिछला कुछ वक्त जो है वो इस तरीके से बीता कि अधिकतर लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिल गया। अब ऐसे में जो लोग घरों में लगातार रहकर काम कर रहे हैं उनमें आलसपन आया है। काफ़ी सारे मैं अगर पर्सनल भी बात करूँ, मेरे फ्रेंड्स की भी बात करूँ, तो उनका ऐसा है कि दिन भर आराम से बैठकर काम करना, लैपटॉप लेकर ऐसे बेड में रहना, तो ऐसे में उनकी दिनचर्या जो है वो बेहद वैसी बन गई है कि वो बहुत ज़्यादा फुर्तीले अब नहीं रहे हैं। अब ऐसे में उनको बैक पेन की या फिर इस तरीके की भी समस्याएं लगातार होने लगी हैं। तो क्या ऐसा खान पान में या फिर उनकी लाइफस्टाइल में उनको चेंज करना होगा जिससे कि वो एक बार फिर से अपनी जो आम लाइफस्टाइल है उसमें आ सके? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम लोगों की बहुत बुरी आदत पड़ गई है कि हम लोग चाय के साथ में नमकीन, बिस्किट, ब्रेड ETC लेते हैं। सबसे पहले तो चाय ही बंद कीजिए, चाय पीजिए। आयुर्वेदिक चाय बाजार में आती है, अश्वगंधा, तुलसी, ड्राई जिंजर, गुलाब के फूल वगैरह डालकर बनाई होती है। बहुत सारी कंपनियां बना रही है, मिनिमम 90 रुपए से 300 रुपए तक होती है। तो चाय की बजाय, चाय पत्ती की बजाय उसको इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, फास्ट फूड बिल्कुल बंद कीजिए। और अगर ज्यादा एक्टिव रहना है, कोलेस्ट्रोल से बचना है, ट्राइग्लिसराइड से बचना है, हार्ट अटैक से बचना है, स्फूर्तिवान रहना है, तो थोड़ा सैर जरूर कीजिए। सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीजिए, च्यवनप्राश लीजिए। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो अश्वगंधा घन बटी, यानी अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट की बटियां बाजार में आती है, 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम लीजिए। कहने का मतलब यही है कि पैक्ड फूड और फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, फास्ट फूड्स को अवॉइड करना है। और डॉक्टर राहुल, लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जो कि डराने वाले हैं, और ये मामले हैं हार्ट अटैक के। सीने में दर्द होना और अचानक से हार्ट अटैक आना। काफ़ी समय से ये देखा जा रहा है कि अक्सर लोग जिम में वर्कआउट करते करते, जबकि कहा जाता है कि हमें वर्कआउट करना है, आम जीवन में थोड़ा सा एक्सरसाइज करना हमें ज़रूरी है, लेकिन अब केसेस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर वर्कआउट करते करते लोग गिर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि हार्ट अटैक आया और फिर उनकी तुरंत मौत भी हो जाती है। और ये केसेस कहा ये जा रहा है, दावा ये है कि कोरोना के बाद से ये केसेस और ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मीडिया के थ्रू हम ये बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि लोगों को वैक्सीन या कोविड के बाद ये प्रॉब्लम बढ़ गई है। ये प्रॉब्लम पहले से भी होती थी। जो लोग मोटे हैं, जिनको कंजेनिटल डिसीजेज हैं, जो लोग अपना फिजिकल चेकअप नहीं करवाते हैं, लेट्स से कि जो लोग हैं, जैसे कि हम एथलीट्स की बात करते हैं वर्सेस नॉर्मल लोगों की बात करते हैं। हम नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि आज से जिम चालू करेंगे और जाते ही सबसे हैवी वेट्स उठाना चालू कर देते हैं, जो कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। सो हमेशा जैसे कि हम स्पोर्ट्समैन को देखते हैं कि पहले वो वार्म अप करते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइजेस चालू करते हैं, फिर अपना मेन एक्सरसाइज चालू करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम लैक करते हैं। और जब हम जिम में जाते हैं या हमने देखा है कि शादियों में डांस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ओवर एंथुजियास्टिक होके एक्सेस कर लेते हैं। और जिन लोगों में भी, क्योंकि हेल्थ चेकअप हमारे यहाँ बहुत एक मैंडेटरी फिटनेस चेकअप नहीं है, तो हम लोगों को, जिनको भी पहले से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या पहले से ओबेसिटी है या अर्ली कार्डियक डिसीजेज हैं या अर्ली लंग डिसीजेज हैं, अगर वो लोग अननेसेसरी ओवर एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज करते हैं तो उनको ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। सो इनका सोल्यूशन ये है कि जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली कौन से लोग हैं वो जो ओबेसिटी है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, रेगुलर एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, या किसी भी प्रकार की उनको फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिसीज, लंग डिसीज या कोई और प्रकार की डिसीज है, उन सब लोगों को अपना फिजिकल चेकअप करवाना है। अब सिर्फ ब्लड टेस्ट से हम हार्ट और लंग का असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। लंग के असेसमेंट के लिए जैसे डॉक्टर दीपक ने भी बताया कि स्ट्रक्चरल लंग का असेसमेंट करना है एक्सरे से, फंक्शनल लंग का असेसमेंट करता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से, और देयर आर लेटेस्ट टेस्ट ऑल्सो जिसमें एलर्जी टेस्टिंग हम कर सकते हैं, फीनो कर सकते हैं। उसी प्रकार जो लंग की हार्ट की जो असेसमेंट है उसमें ECG है, इको है, TMT है, एंड ये सब चीजें आप ब्लड टेस्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं जी। सो हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये सिम्टम्स आ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं। प्रोबेबली आजकल दुनिया जागरूक हो गई है, सबके पास मोबाइल्स आ गए हैं, तो हम इन इंसिडेंट्स को बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोविड से पहले ये नहीं होता था। कोविड के बाद जो प्रभाव आए हैं वो ये आए हैं कि वर्क फ्रॉम होम हो गया है, लोगों ने, जिन लोगों को सीवियर डिसीज हुई थी, स्टेरॉइड का सेवन किया, उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ गई है। लॉकडाउन की वजह से हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, तो हम ज़्यादा प्रोन हो गए हैं। लेकिन
अगर हम लोग रेगुलर वे में, सिस्टमिक वे में अपनी एक्सरसाइज, देखभाल और फिजिकल चेकअप एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं तो बहुत हद तक इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं, दर्शकों का भी सवालों का जवाब देना। तो बहुत स्वागत है आपका, आप अपना नाम बताकर सवाल कर सकते हैं। आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, तो फोन डिस्कनेक्ट हो गया। डॉक्टर दीपक, आपके पास आऊंगे। और कई बार ये शिकायतें मिलती हैं, कई बार लोगों से मैंने ये सुना है कि कोविड होने के बाद, कोरोना होने के बाद उन्हें लगातार सीने में दर्द की शिकायत रहती है। अब ऐसे में उन्हें हर बार ये डर सताता है कि कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। तो ये कितना सीरियस है, ये मामला जो है वो कितना सीरियस है, उन्हें कितना डरने की इससे ज़रूरत है, या फिर अगर लगातार चेस्ट में पेन हो रहा है तो उन्हें क्या कुछ जाँच करवाने की ज़रूरत है? देखिए, यदि किसी को चेस्ट में पेन हो रहा है तो उसे लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। स्पेशली आज के दौर में जहाँ पे स्ट्रेसफुल लाइफ है, लोगों को फिजिकल एक्सरसाइजेज की आदत नहीं है, लोग वर्क फ्रॉम होम में लगे हुए हैं जिसके चलते वेट बढ़ गया है। तो ऐसे में यदि चेस्ट पेन की शिकायत होती है तो तुरंत अपना ईसीजी, इको और एक टीएमटी चेकअप, इसके साथ साथ एक चेस्ट एक्सरे, और यदि ज़रूरत लगती है तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं जी। इनसे आपके लंग्स की और हार्ट की स्क्रीनिंग एटलीस्ट कंप्लीट हो जाती है। दूसरा, इसके साथ साथ क्योंकि लोगों को कोविड टाइम में स्टीरॉयड मिला है जिसके चलते कई बार हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो ब्लड टेस्ट के थ्रू आप विटामिन डी का लेवल चेक कर सकते हैं। अगर उसमें कमी आती है तो उसकी रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं। साथ में कैल्शियम का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जैसे हम देखते हैं कि लोग जनरली धूप में नहीं जाते हैं, धूप का एक्सपोजर भी नहीं होता है, सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता है, तो जनरली लोग प्रोन हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए भी, कैल्शियम भी कम हो जाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो इन सब चीज़ों से भी चेस्ट पेन हो सकता है, लेकिन जो जानलेवा है वो हार्ट की समस्या है और लंग्स की समस्या है, तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर राम, लगातार 2 सालों में इस तरीके की लाइफस्टाइल हुई है जब लोगों ने घरों का रुख किया, वर्क फ्रॉम होम उन्हें मिला, और इसके साथ ही जंक फूड्स का भी बहुत ज़्यादा सेवन बढ़ा है लाइफस्टाइल पे। ऐसे में एक स्वस्थ जीवन के लिए, ताकि हम किसी भी तरीके की बीमारी से बच सके, ना सिर्फ कोरोना बल्कि किसी भी तरीके की बीमारी से बच सके, एक स्वस्थ जीवन के लिए हमें अपना जो खान पान है वो किस तरीके का रखना है, और इसके साथ ही योग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, योग और एक्सरसाइज। तो ऐसे कौन कौन से योग और एक्सरसाइज है जो कि हम आराम से घर में ही रहकर खुद से ही कर सकते हैं, हमें जिम जाने की जरूरत नहीं पड़े? देखिए, सबसे पहले तो मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि घर में एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग बंद करें। बजाय एल्युमिनियम के बर्तनों के लोहे के, स्टील के, तांबे के बर्तनों का प्रयोग करें। अपने आरओ का TDS 150 से कम बिल्कुल ना रखें। दूसरी बात यह है कि मिठाइयाँ और चीनी प्रोडक्ट को बंद करें। फास्ट फूड और जंक फूड में पहले ही मना कर चुका हूँ। दालों में हल्की दालें खाएं, जैसे मूंग की दाल, लाल मसूर की दाल। हरी और पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज्यादा करें। दिन के समय के भोजन के साथ में 1 प्लेट मनपसंद सलाद नींबू के साथ जरूर लें। रात का खाना देर से न करें। एक बहुत बुरी आदत ये है कि लोग अपने काम से रात में 10-10, 11-11 बजे आते हैं, उस समय वो लोग डिनर करते हैं और डिनर करते ही बेड पर चले जाते हैं सोने के लिए। तो मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि रात का भोजन जल्दी करें। रात का भोजन जितना देर से करेंगे, मोटापे की समस्या और दूसरी समस्याएं उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। भोजन को पचने के लिए समय दें। सुबह का भोजन भी जल्दी करें और शाम का भोजन भी जल्दी करें। सभी तरह के फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेट बंद चीजें बिल्कुल बंद करें। फलों पर विशेष ध्यान दें। सभी मौसमी फल खाएं। आजकल बहुत अच्छी हरी और पत्तेदार सब्जियां बाजार में उपलब्ध हैं। हरी और पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। सबसे बढ़िया बात, आजकल हरी और पत्तेदार सब्जियों में कीटनाशक का प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही कीट खत्म हो जाते हैं। तो मेरी राय है। और दूसरी बात, पानी हल्का गुनगुना पिए, बहुत ज्यादा गर्म हो ना बिल्कुल ठंडा। और घर पर आपने प्राणायाम की बात की तो मैं बोलूंगा कि कम से कम 15-15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें। ये केवल एक प्राणायाम ही नहीं है, शरीर को डिटॉक्स भी करते हैं।
चलिए डॉक्टर राम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जितने भी अपने एडवाइजेस बताए हैं वो उम्मीद करूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो। डॉक्टर राहुल, आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर दीपक, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तमाम जो आप लोगों ने टिप्स बताए हैं वो उम्मीद है कि जो दर्शक हैं वो ध्यान में रखेंगे और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहे जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।